रिकॉर्ड करने लगा, दोबारा कर रहे हैं। लेट्स on the start from the page number 18 today. They looked at the Martian hills. उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा। अब जब हमने दे का इस्तेमाल किया, पहले सब्जेक्ट पे लास्ट पे चले जाएंगे उस क्लॉज के। उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा। That time had gone, जिसे वक्त ने तबाह बर्बाद कर दिया था। वॉन का मतलब होता है डिटीरियरेट हो जाना, स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना। With the crushing pressure of years, साल हा साल के शदीद दबाव, साल हा साल के शदीद दबाव। क्रशिंग का मतलब ऐसे तोड़ना होता है, तो यहां से मुराद क्या होगा? वेरी सीवियर, बहुत इंटेंस प्रेशर ऑफ ईयर्स। क्या होगा? उन्होंने मरीखी पहाड़ों की तरफ देखा जिसे वक्त ने साल हा साल के शदीद दबाव की वजह से तोड़ फोड़ दिया था। जैसे वक्त के साल हा साल के, या वक्त ने साल हा साल के शदीद दबाव से तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया था, या शिकस्त व रेख का शिकार कर दिया था। They saw the old cities lost in their meadows. लॉस्ट का मतलब खोए होना, गुम हो जाना। पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपकी उसकी समझ आ जाए। वहां पे घास इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो सारे घर जो है वो खंडरात जो सारे छुप गए थे, इतनी बड़ी बड़ी घास थी। तो लॉस्ट इन देयर मीडोज से मुराद क्या है? अपनी सब्जारों में खोए हुए, यानी इतनी घास थी वहां पे कि वो मकान छुप गए थे, अपनी सब्जारों में गुम हुए। उसके बाद लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स, बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए। डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट। बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स, हवा से लहलहाती हुई नदियां, ऑफ ग्रास, घास की। अगेन, जब बहुत बड़ी बड़ी घास हो तो वहां पे हवा चले तो वो घास क्या करती है? कैसे वो खड़ी रहती है या वो जमीन के साथ लेट मूव करती है? मूव करती है। वो लेट जाती है, नहीं हवा ज्यादा चले तो एक जमीन साइड के पे वो साथ गिर जाती है। और वो ऐसा मंजर पेश करती है जैसे किसी जगह पे पानी का फ्लो हो, तो वहां पे भी वो घास क्या होती है? वो पानी के फ्लो के साथ वो नीचे लेट जाती है। तो यहाँ पे वो इमेजिनरी क्रिएट कर रहा है राइटर, यानी अपनी सब्जारों में खोए हुए थे और कैसे पड़े हुए थे कि घास की लहलहाती हुई नदियों के बीच में बच्चों की नरम हड्डियों की मदद पड़े हुए। ये तो मैं भी बाम और तर्जमा करना, मैं सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। वो शहर ऐसे नजर आ रहे थे जैसे घास में गुम हो गया। और उसके बाद कौन सा लेसन है ये? मैंने कल नहीं था लेक्चर लिया। पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 3, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, मिड से है। ओके जी, अब जरा देखिएगा जी, दो बातें मैंने बताई कि घास में गुम हुए थे, और दूसरा क्या था? हवा से लहलहाती इतनी बड़ी घास थी कि वो लहलहाती हुई नदियों के बीच में जो है वो पड़े हुए थे, बच्चों की नरम हड्डियों के। जिस तरह से बच्चे की हड्डियां मरने के बाद जो ना हड्डियां उसकी पड़ी हैं, छोटी छोटी हड्डियां, तो इस तरह से वो नजर आ रहे थे। यानी इतनी बड़ी बड़ी घास, यानी घास का वो यहाँ पे इमेजिनरी क्रिएट कर रहा है, उसको इमेजिन कर रहा है। अब जरा जी मेरा आपसे सवाल है कि ओल्ड सिटी के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? शाबाश, कौन बताएगा? लॉस्ट इन देयर मीडोज। शाबाश, लॉस्ट इन देयर मीडोज। और एक और फ्रेज है लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फ्रेजेस जो है, लॉस्ट कौन सा पार्टिसिपल है, कौन सी पार्टिसिपल फ्रेज है? पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है। और लाइंग कौन सी पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये दोनों किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? ओल्ड सिटीज। आप तर्जमा करते हो, ये सारी किताबों में गलत तर्जमा किया हुआ है। ये तर्जमा करते हुए जरा ध्यान से सुनना है। उन्होंने पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया, फिर लास्ट पे चले गए ओल्ड सिटी पे जाना था, लेकिन ओल्ड सिटी के मीनिंग में दो फ्रेजेस इजाफा कर दिए। तो कैसे बनेगा तर्जमा? उन्होंने अपनी सब्जाजारों में गुमशुदा, और दूसरी फ्रेज में चले जाएं, हवा से लहलहाती हुई घास की नदियों के बीच में बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए कदीम शहरों की तरफ देखा। उन्होंने अपनी सब्जाजारों में गुमशुदा, और क्या होगा? ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, लास्ट से शुरू करेंगे उस फ्रेज से। घास, हवा से लहलहाती हुई घास की नदियों के बीच में
बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए कदीम शहरों की तरफ देखा। लॉस्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल तर्जमा किया खोए हुए यानी खो गए हैं। लाइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तर्जमा कैसे किया, पड़े हुए यानी उस वक्त मौजूद है, यानी कंटिन्यूटी को शो करता है लाइंग, और लॉस्ट जो है वो कंप्लीशन को शो करता है। तो हमने कहा था कि पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीशन के लिए होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कंटिन्यूटी के लिए होता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, उन्होंने अपनी सब्जजारों में खोए हुए और गाज क्या होगा, हवा से लहलहाती ही गाज की नदियों के बीच में बच्चों की नरम हड्डियों की मानंद पड़े हुए कदीम शहरों की तरफ देखा। वो चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा हैरी हौसला करो। चिन अप, चिन को आपको पता ठोड़ी को कहते हैं, तो हम किसी को बंदा परेशान हो तो हम उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रख के कहते हैं की गल है, खैर है। तो यानी कि चिन अप से मुराद क्या होता है, चिन अप एक्सरसाइज भी होती है जब लटक के आप ऊपर जाते हैं, और चिन अप से मुराद यहाँ पे क्या है, हौसला करना। तो उसकी बीवी ने कहा हैरी हौसला करो। यहाँ पे हैरी जो है ना वो वोकेटिव केस है जिसमें वो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। टू लेट यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए, यानी इतनी देर हो गई है कि अब वापस नहीं जाया जा सकता। जैसे मैंने पहले बताया था, ये टू जो है हम इंटेंसिफायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज की नेगेटिव इफेक्ट। हैरी हौसला करो, उसकी बीवी ने कहा हैरी हौसला करो, अब बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील ऊपर आ चुके हैं, या हम 60 मिलियन मील का सफर तय कर चुके हैं। अब यहाँ पे जहां पे मिलियन माइल्स है तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे मिलियन के साथ। मिलियन के साथ एस तब लगाना है जब वो लाखों करोड़ों के मीनिंग में हम इस्तेमाल करें, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन विद द येलो हेयर, हॉलर्ड, हॉलर्ड का मतलब चीखे चिल्लाए, येलो हेयर का मतलब जर्द बालों वाले, यानी बाल उनके गोल्डन थे। डीप डोम ऑफ वसीओ अरीज, डीप से मुराद वसी अरीज यानी गहरा डोम जो है, यानी बहुत वसी अरीज। जैसे आपको बड़ा सा एक वो मीनार वो क्या नाम है जिसको मकबरा नजर आता है, तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, डीप डोम यानी बहुत बड़ा। डोम ऑफ मार्शन स्काई, मरीखी आसमान के। अब जरा आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको क्या नजर आएगा, आसमान जो है ना वो जमीन के साथ टच करता हुआ नजर आएगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जमीन के साथ जो टच कर रहा है ये कैसी शेप बना रहा है, डोम शेप बना रहा है, कर्व शेप को कहते हैं। अब जरा हमने वही तरीका फॉलो करना है, पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। सब्जेक्ट बताइएगा जी कौन सा है इस क्लॉज में, कम ऑन। जर्द बालों वाले बच्चे। येलो हेयर तक आपका सब्जेक्ट है, और विद येलो हेयर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के, ठीक है। तो आप तर्जुमा करते हो क्या बनाएंगे कि जर्द बालों वाले बच्चे क्या होगा। अब लास्ट पे चले जाइए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का तर्जुमा जो कि लास्ट पे करते हैं उर्दू में। एट द डीप डोम ऑफ द स्काई, मरीखी आसमान के वसीओ अरीज या गुम्बद नुमा वसीओ अरीज मरीखी आसमान के तले चीखे चल या चीखते चिल्लाते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। जर्द बालों वाले बच्चे, जर्द बालों वाले बच्चे क्या होगा, वसीओ अरीज गुम्बद नुमा मरीखी आसमान के तले चीखते चिल्लाते थे। क्योंकि एक दिन तो नहीं चलाए, वो रूटीन में चिल्लाते थे, तो इसलिए चिल्लाते थे, इसलिए वो तर्जमा क्या करेंगे, रूटीन के साथ करेंगे। जर्द बालों वाले बच्चे वसीओ अरीज गुम्बद नुमा मरीखी आसमान के तले चीखते चिल्लाते थे। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब ना होता था। बट द रेसिंग हिस ऑफ द विंड, मां सवाए हवा की तेज सरसराहट के या चलती हुई आंधी की विंड कहते तेज हवा को, तेज हवा। हिस कहते हैं जो हिसिंग साउंड आती है, जो हवा के चलने से आती है, इस तरह की। थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से, स्टिफ का मतलब हार्ड, टफ। तो क्या होगा, अब चूंकि देर का तर्जमा हमने कहा, क्या कहा था, शुरू में आ जाए तो ये इंडिकेटिव प्रोनाउन होता है, इसका तर्जमा हम नहीं करते, तो फिर हम लास्ट पे चले जाएंगे। सख्त घास में से हवा की तेज सरसराहट के सिवा या हवा चलती हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना आता था, यानी जब चलाते थे तो आगे से आवाज ही कोई नहीं आती।
क्या होगा, सख्त घास में से हवा की या तेज हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना मिलता था या जवाब ना होता था। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हमने प्रेपोजिशन फ्रेज पढ़ी। प्रेपोजिशन फ्रेज आप पढ़ते हैं, आपने वो आपके एग्जाम का हिस्सा भी था। प्रेपोजिशन फ्रेज को हम दो फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और कीजिएगा जरा, आपके सामने है, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। कर्सर मेरा मूव करता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। यस ये सर। एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। अब गौर कीजिए, द मैन ऑफ 30 years इज एट द डोर। अब यहाँ पे बताइएगा प्रेपोजिशन फ्रेज कौन सी है? एट 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 द डोर। एट द डोर। और दूसरी प्रेपोजिशन फ्रेज, एट द डोर दूसरी ऑफ प्रेपोजिशन 30। ऑफ 30 years। ऑफ 30 30 years बताएंगे जी किसके मीनिंग में इजाफा कर? मैन। मैन के। तो ये कौन मैन सा के क्या फंक्शन हो गया इसका? एडजेक्टिव 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 का, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर। इज एट द डोर क्या है? एडवर्ब एडवर्ब ये क्या बता रहा है उसकी? प्लेस प्लेस को बता रहा है। Place. द मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। प्रेपोजिशन फ्रेज कौन सी होगी? एट द डोर एट द डोर। ये क्या फंक्शन है इसका यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब का The boy was distributing pamphlets with a huge bundle। क्या ये विद सेंटेंस द सही है? ह्यूज बंडल द ह्यूज नो विद नो सेंटेंस बताइएगा सही है क्या? क्वेश्चन मार्क। नो यस सर No. क्वेश्चन मार्क नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये सेंटेंस सही है, नहीं सही तो No. क्या गलत है? ह्यूज बंडल। चलिए, और कोई इसके अलावा ह्यूज क्वेश्चन? बंडल। प्रेपोजिशन देखिए प्रपोजिशन भी होती बच्चों, है प्रेपोजिशन क्या गलती है बताएं, सही करके बताएं। चलें, मैं हिंट देता हूँ। विद द ह्यूज बंडल किसके मीनिंग में इजाफा कर? पेम्पलेट्स। पम्फलेट्स के। पम्फलेट का बंडल होता है, उसके साथ बंडल होता है, फिर तो ना सर पम्फलेट्स ऑफ अ ह्यूज बंडल होगा, ऐसे होना था। ये विद ह्यूज बंडल किसके मीनिंग में इजाफा करा? बॉय के। यानी विद ह्यूज बंडल कौन है? बॉय है। तो ऐसी Boy. सूरत में हमने क्या कहेंगे? द बॉय विद अ ह्यूज बंडल वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्फलेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन फ्रेज जब ये किसके मीनिंग में इजाफा करती है? किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, तो ये उस नाउन के साथ होनी चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा करती है, वो वरना मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा करेगी। यहाँ पे ये इस्तेमाल करने से क्या मीनिंग दे रही है? ये पम्फलेट का जो ना वो क्या है, पम्फलेट बड़े से बंडल के साथ आई, तो इसका मतलब ये विद ह्यूज बंडल किसके पास है? बॉय के पास है। तो इसका जो ना वो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी? उसके साथ इस्तेमाल। क्लियर हो गया? बोले हैं? जी सर। आप जरा देखिएगा, द बॉय फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड वाई कहाँ पे लगाएंगे? द बॉय Boy fell down on the ground while द बॉय फेल डाउन ऑन द ग्राउंड डाउन व्हाइल ऑन द वॉकिंग। क्योंकि ये एडवर्ब किसका है? वॉकिंग का एडवर्ब नहीं है, बल्कि किसका एडवर्ब है? फेल डाउन का एडवर्ब है। समझ आ गई? यानी ऑन द ग्राउंड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वॉकिंग के बारे में दे रहा है या फेल डाउन के बारे में दे रहा है? फेल डाउन के बारे में दे रहा है। तो ये इसका मतलब है ये फेल डाउन के पास होना चाहिए। समझ आ गई? तो प्रेपोजिशन फ्रेज के दो फंक्शन मैंने बताए कि आइदर इट इज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। जिसके साथ इस्तेमाल होगा उसके मीनिंग में उसके करीब होना चाहिए, ताकि मीनिंग में कंफ्यूजन ना करे। खास तौर पे ये एडजेक्टिव की जब सूरत आएगी तो ये हमेशा उस नाउन के बाद इस्तेमाल। डन बच्चों? चलिए जी, आगे चलते हैं हम। He picked up the luggage in his cold hands। उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। पिक्ड अप का मतलब नीचे पड़ी चीज को उठाना होता है, लगेज कहते हैं सामान। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द हाथों, उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। Here we go, he said। उसने कहा हम इधर चलते हैं। A man standing, यहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है क्या होगा। A man standing on the edge of the sea।
अब यहाँ पे किसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी हालत बता रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द सी, कैसे तर्जुमा करेंगे इसको? समंदर के किनारे खड़े एक दरिया के किनारे पर खड़ा आदमी। समंदर के किनारे क्या होगा? सी क्या है? समंदर होता है। समंदर के किनारे खड़े एक शख्स की तरह, रेडी टू वेड इन एंड बी अराउंड। वेड इन का मतलब होता है मजबूरन चलना, जबरदस्ती चलना, फोर्स हो जाना किसी चीज के लिए, उसके लिए हम वेड इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एंड बी ड्राउंड, और डूब जाने, जो कि मजबूरन उसमें दाखिल होने और डूब जाने के लिए तैयार। उसने कहा हम इधर चलते हैं। आप ब्रैकेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी मिसाल एक ऐसे समंदर के किनारे खड़े शख्स की तरह थी जो कि उसमें मजबूरन चलने और डूब जाने के लिए तैयार। क्लियर हो गया? यानी उसकी हालत बता रहा है, कोई ऐसी थी जैसे वो जाना ना चाह रहा हो और वो मजबूरन हो, अपनी बेगम के कहने पे मजबूर हो वहां पे जाने के लिए, मरीख पे वो वापस जाना चाहता था, जैसे उसने कहा था लेट्स गो बैक टू द रॉकेट। तो यहाँ पे उसकी मिसाल उसने ऐसे शख्स की तरह दी जो समंदर के किनारे खड़ा हो और वो डूबने के लिए तैयार। पहले जरा सवाल कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ वेदर क्या थी वहां पे मरीख पे? The condition of weather on the Mars was intense. कंडीशन वेदर थी या वेदर वाज इंटेंस? The weather was intense. द वेदर वाज इंटेंस ऑन द, कहाँ पे होगा? Intense. उसके Mars. बाद है जी, उसके बाद क्या होगा? It was hot during It It was was hot It was during hot during मौसम daytime. को बयान करने के लिए हम During क्या यूज daytime. करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। इट वाज हॉट ड्यूरिंग डे टाइम। जी, Yes. बर्न मीडोज एंड ड्राई it कैनाल्स, burned meadows and dried. Mars. क्या होगा? It's किसने बर्न burned किया? the canal. मौसम ने। तो क्या होगा? इट It burned बर्न्स Burned मीडोज meadows एंड and and dried the dried the canals. canals. ड्राई द कैनाल्स या And ड्राइड the डिराइड द कैनाल। Right. dried the सेकंड फॉर्म, दोनों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जी, फॉगी एंड कोल्ड नाइट। It was hot and foggy at It night. was cool इट and वाज foggy कोल्ड at एंड night. फॉगी। कोल्ड भी और फॉगी भी एडजेक्टिव है, तो क्या होगा? इट वाज कोल्ड एंड Was. फॉगी एट नाइट। जी, उसने क्या किया? Yes. It It was changed changed human human beings' beings' identity. identity. चेंज होगा या चेंज्ड होगा? Changed. Changed. चेंज्ड होगा क्योंकि पास की बात हो रही है। जी, It made them colored and golden. डार्क It कलर्ड made एंड dark colored and gold. अच्छा, मेरा सवाल है कि क्या यहाँ पे मेक देम डार्क कलर एंड गोल्डन आई लगा सकते हैं? No. क्यों? डार्क कलर और डार्क कलर्ड में क्या फर्क है? सा क्या होगा? डार्क कलर्ड एडजेक्टिव है, डार्क डार्क कलर कलर नाउन होता है। डार्क कलर नाउन है और कलर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह से आई नाउन है और आइड क्या है? एडजेक्टिव। हैरी क्यों स्टे नहीं करना चाहता था? जी, पहला सेंटेंस हैरी से बनाना है आपने। हैरी नहीं चाहता था, कम ऑन। Harry didn't want to stay. He didn't हैरी want didn't to. want to stay on the Mars because He is fear and if क्या होगा? हैड फेस्ड या फेस दोनों लगाया जा सकते, उसी वक्त गया उसी वक्त फेस किया, तो इसको भी हम दोनों वो एट द सेम टाइम या अलबत्ता परफेक्ट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद है बाकी वही है, हॉट और क्या होगा? कोल्ड। उसके बाद जो ना वो क्या था, वो सेम है और ह्यूमन आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, ये भी हो गया। और बर्न अवे, हाँ यहाँ पे चेंज है। बर्न अवे क्या होगा? हिज पास्ट। शाबाश, क्या होगा? क्या बनेगा बच्चों? आवाज आ रही है? बर्न और क्या बनेगा? screen show. Screen visible नहीं है. हो गया? जी सर.
जी बच्चों क्या होगा जी, बर्न अवे हिज इंटेलेक्ट, या अगर हैरी लगा रहे हैं तो हिज इंटेलेक्ट रहेगा, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स लगा रहे हैं तो देयर इंटेलेक्ट होगा। तो मत क्या बनेगा सेंटेंस? कौन सा पूछ रहे हैं सर आप? जी, इट बर्नड अवे हिज इंटेलेक्ट एंड इरेज्ड, क्या होगा, मेमोरी, उसको इरेज कर। जी आप जो है ना वो हैरी जो है ना वो हैरी नहीं, हैरी की वाइफ, ये सवाल सही कर लें किताब में, हैरी की वाइफ जो है ना वहां पे स्टे करना चाहती थी, तो ये किताब में हैरी लिखा हुआ है लेकिन इनफैक्ट ये हैरी की वाइफ थी। तो ये किताब में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ठीक कर लेना है। ये व्हाई डिडंट शी वांट टू स्टे, वो डिड शी वांट टू स्टे, क्यों करना चाहता था, बल्कि ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी ये क्वेश्चन सेम है, आगे चलते हैं हम अगले सब पेज पे। अब यहाँ पे देखा हमने प्रेपोजिशन फ्रेज जो बताई, अब यहाँ पे जो हमारी प्रेपोजिशन फ्रेज है वो डिटर्मिन नहीं करती है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन करते हुए या लिखते हुए, हमें कंफ्यूजन होती है कि विद इज फेलो सब्जेक्ट है या बोय हमारा सब्जेक्ट है। अब विद इज फेलो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो बोय के। जितनी भी एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं याद रखना है वो हमेशा किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती हैं और उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं होता। वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हमने इसको, आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? उसके बाद अगला जो नंबर सेंटेंस देखिएगा, कमान यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि फेलोज करीब आ रहा होता है वो वर्ब के, तो हम समझते हैं कि शायद हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो है, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है, वो मैन है और अलॉन्ग विद हिज फेलोज उसके मीनिंग में इजाफा कर। ठीक है, अब एज वेल एज आई के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो उसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे। शाबाश। लुक्स आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, फर्निश विद आर्टिकल रूम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और रूम के हिसाब से क्या लगाएगा, लुक्स। जी नेक्स्ट, is ambitious, रनिंग अलोंग द रोड जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एथलीट के, तो हमारा सब्जेक्ट एथलीट है तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इज ambitious। ड्राउन और सिंक का पता आपको, बेजान चीज को डूबना क्या होता है, सिंक होता है, और जानदार को डूबना क्या होगा, ड्राउन। लेट्स सी कम टू द दे वॉक्ड इनटू द टाउन, वो कस्बे में पैदल चल पड़े या कस्बे में पैदल दाखिल हुए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम क्या थे, बिटरिंग थे उनका, या वो बिटरिंग फैमिली से तो अलग रखते थे। यहाँ पे बिटरिंग से मुराद बिटरिंग वो फैमिली है। याद रखिएगा जब किसी फैमिली को हमने डिनोट करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जब फैमिली को इंडिकेट करना होता है तो वहां पे उसके साथ एस लगाते हैं। जैसे हमने कहा द शरीफ्स, तो शरीफ फैमिली होगी, भुट्टोस भुट्टोस फैमिली होगी। क्या होगा, इसी तरह से आप कोई सभी हमने फैमिली नेम होगा, जैसे किसी के नाम अगर राबिया खालिद है तो खालिद की पूरी फैमिली को क्या कहेंगे, खालिद्स, यानी खालिद की फैमिली। तो इसी तरह से जो ना वो बिटरिंग्स, यानी हैरी बिटरिंग, कोरा बिटरिंग, डैन बिटरिंग, या वहां पे वेस्ट में वैसे भी सेकंड नेम से बुलाया जाता है उनके यहाँ। वो इस तरह से नहीं कहते राबिया खालिद है तो राबिया खालिद नहीं कहेंगे, बल्कि मिस खालिद, मिसेस खालिद और मिस्टर खालिद, तो उनका फैमिली नेम से जो ना वो जाना जाता है, जो उनका फैमिली नेम होता है। तो देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम, वो बिटरिंग खानदान था। हिज हैरी, हिज वाइफ कोरा, डैन, लारा और डेविड, ये उनकी फैमिली के मेंबर थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन हिज फैमिली, तो कितने मेंबर्स थे, देयर वर 5 मेंबर्स इन द फैमिली, और उनके नाम लिखते हैं। दे बिल्ड अ स्मॉल व्हाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफेद रंगत का छोटा सा घर तामीर किया। कॉटेज से मुराद, वैसे हम कॉटेज से मुराद झोंपड़ी भी कहते हैं, लेकिन कॉटेज से मुराद विजिटिंग पॉइंट पे या किसी जो ना वो टूरिस्ट या टूरिज्म वाली पॉइंट पे, क्या जो छोटे मकान होते हैं उनको भी कॉटेज कहा जाता है। तो इससे मुराद क्या होगा, यानी छोटा घर कहेंगे।
या jump, मैंने वही बताया ना कि यहाँ पे जो ना वो झोंपड़ी भी मुराद ली जा सकती है, और क्या होगा कॉटेज, ये फर्नेस छोटा सा घर होता है। अब चूंकि यहाँ पे ज़हन में रखना है कि वो पहले जमीन की याददाश्त के साथ वहां पे गए, तो वो वहां पे घर जो है वो पुराने वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी तक उनकी याददाश्त चूंकि जमीन वाली है, तो ये घर कैसा होगा, फर्नेस्ड होगा। तो ये किसी विजिटिंग पॉइंट पे जो घर बनाए जाते हैं उनको भी कॉटेज कहते हैं। तो यहाँ से मुराद जो है ना वो घर होगा, यहाँ पे झोंपड़ी नहीं कहेंगे। उन्होंने एक छोटा सा क्या होगा सफेद रंगत का घर तमीर किया, और झोंपड़ी आपको पता है सफेद रंगत की नहीं होती, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ये बुक्स में ये भी गलत तर्जमा किया हुआ है। उन्होंने एक छोटा सा सफेद रंगत का घर तमीर किया एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहां अच्छे अच्छे खाने खाए। अब ये भी याद रखना है, आप तर्जमा आप करेंगे ये शायद करें कि वहां पे अच्छे अच्छे नाश्ते किए, तो सवाल पैदा होगा क्या नाश्ते करके वो सो जाते थे? नहीं। जमीन वालों को तो जाहिर है, यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है कि इनको तो भूख ही बड़ी लगती है, इनका तो लालची बहुत है, ये तो खाने पीने के बड़े शौकीन है, तो सिंपल लिविंग नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट से क्या मुराद है, उन्होंने वहां पे अच्छे खाने खाए, यानी ये जमीन की मेंटेलिटी है। वो सिंपल डाइट नहीं खाते, अच्छा घर तमीर करते और अच्छे खाने खाते हैं, ये जमीन की मेंटेलिटी है। जी दोबारा देखिएगा, उन्होंने एक छोटा सा सफेद रंगत का घर तमीर किया और वहां अच्छे खाने खाए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का तर्जुमा मैंने खाने क्यों किया? ये क्या होगा, ये फिगर ऑफ स्पीच है, सनिकडोशे इसको कहते हैं, ये लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कभी न्यूज में सुनते होंगे, आपने न्यूज में सुना होगा कि आज इस्लामाबाद ने दिल्ली को वार्न किया है, कभी सुना इस तरह से? जी, इस्लामाबाद ने न्यू दिल्ली को जो ना वो वार्न किया है। तो इसका क्या मकसद होता है, इस्लामाबाद से मुराद क्या है? पाकिस्तान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक यूनिट किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करे या बड़ी जो ना किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करे, तो इसको हम सनिकडोशे कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये लिटरेचर में हमें कॉमन इस्तेमाल होगा। ये जो ना वो ये ज़हन में रखिएगा, ये वहां पे मुराद इससे खाने मुराद है। तो उन्होंने एक छोटा सा सफेद रंगत का घर तमीर किया और वहां पे अच्छे खाने खाए। बट द फियर वाज नेवर गॉन, लेकिन उनका खौफ कभी भी खत्म नहीं हुआ, इट ले विद मिस्टर बिटरिंग, ये क्या होगा, मिस्टर और मिस्टर बिटरिंग के साथ साथ रहा। ले का मतलब साथ रहना। अब थर्ड बिन अभी खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, थर्ड अनबिडन पार्ट, तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह। अनबिडन का मतलब अनआस्क्ड या अनइनवाइटेड। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू में। एंड एवरी डॉन अवेकनिंग, हर सुबह के जागने पर, हर सुबह के जो ना वो तुलुए आफ्ताब के वक्त जागने पर, यानी रात जब तक सो नहीं जाते थे तब तक डरते रहते थे, और जब सुबह उठ नहीं जाते थे तब तक डरते रहते थे। यहाँ पे उसने वो जो ना वो टाइम बताया। तो पहले सब्जेक्ट ये, अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा, हर आधी रात की गुफ्तगू तक और हर सुबह के तुलुए आफ्ताब के वक्त जागने पर तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह उनके साथ साथ रहे। ये क्या होगा, हर आधी रात की गुफ्तगू तक और हर सुबह के तुलुए आफ्ताब पर, जो ना वो डॉन कहते हैं जब सूरज की तुलू हो रहा होता है। तो क्या होगा, हर तुलुए आफ्ताब पर जागने तक उनके क्या होगा, साथ साथ मौजूद रहता था। इट ले। क्लियर हो गया बच्चों ये सेंटेंस? दोबारा से कर रहा हूं, ये क्या होगा, ये हर आधी रात की गुफ्तगू तक, यानी जब रात को बात करते करते वो सो जाते थे, यानी उस वक्त हर आधी रात की गुफ्तगू तक, और क्या होगा, तुलुए आफ्ताब पर जागने पर तीसरे बिन बुलाए साथी के तौर पर उनके साथ साथ मौजूद रहता था, या मिस्टर बिटरिंग और मिस्टर बिटरिंग के साथ साथ मौजूद रहता था। आई फील लाइक अ सोल्ड क्रिस्टल, ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ पे दो रिपोर्टेड क्लास है, आई फील्स लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल और इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे। दोनों को इकट्ठे मिला के पढ़ें। पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया, क्या होगा, उसने कहा। आप जरा क्रिस्टल के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, इन अ माउंटेन स्ट्रीम। सॉल्ट क्रिस्टल मतलब नमक के टुकड़े की तरह, और इन अ माउंटेन स्ट्रीम पहाड़ी नदी में।
बीइंग वॉश्ड अवे गुलती जा रही, बीइंग हम इस्तेमाल करते हैं जब कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते, तो क्या होगा? उसने कहा मैं पहाड़ी नदी में गुलते जा रहे नमक के टुकड़े की तरह खुद को महसूस करता। उसने कहा मैं पहाड़ी नदी में गुलते जा रहे नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूं। या ऐसे भी कह सकते हैं, उसने कहा कि मैं पहाड़ी नदी में गुलती जा रही नमक की डली की तरह खुद को महसूस करता हूं। क्लियर हो गया? ये आपने इन अ माउंटेन स्ट्रीम भी सॉल्ट क्रिस्टल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और बीइंग वॉश्ड अवे भी सॉल्ट क्रिस्टल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये दोनों उसकी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। तो दोनों का तर्जुमा हमने पहले किया। उसने कहा मैं पहाड़ी नदी में गुलते जा रहे नमक के टुकड़े की तरह खुद को महसूस करता हूँ। We don't belong here. हम यहां से तो लग नहीं रखते। We are earth people. हम जमीन के बासी हैं। This is Mars. ये मरीख है। It was meant for Martian. ये मरीखियों के लिए ही था। For heaven से खुदा के लिए कोरा। Let's buy ticket for home. आओ हम घर के लिए टिकट खरीद लेते हैं। क्या होगा? आओ हम घर के लिए टिकट खरीद लेते हैं। But she only shook her head. लेकिन उसने अपना सर महज इनकार में हिलाया। One day the atom bomb will fix the earth. एक दिन एटम बॉम्ब जमीन को तबाह कर देगा। वन डे शुरू में आ गया, एडवर्ब है तो शुरू में तर्जमा कर दिया। एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, जमीन को तबाह कर देगा। फिक्स से मुराद क्या होगा? डिस्ट्रॉय। देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेफ, महफूज और पालू। यहाँ पे देखिएगा हमने हाइफन का इस्तेमाल किया दो जगहों पे। हाइफन के दो इस्तेमाल होते हैं। एक तो हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, जहां पे जैसे प्री एफएससी लिखना हो तो प्री के बाद हम क्या यूज करते हैं? हाइफन का इस्तेमाल। शॉर्ट डैश भी कहते हैं इसको, हाइफन भी कहते हैं। जैसे रन डाउन, अप टू डेट, ये दोनों वो हम यूज करते हैं कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। और इसके अलावा हम प्रीफिक्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोस्ट कॉलोनियल है, उसके बाद सन इन लॉ है, और किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे? कि अभी हमने एक मिसाल देखी हमने पहले चैप्टर में, आई सॉ अ बॉक्स। अब मैंने बॉक्स को एक्सप्लेन करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं कॉमा लगा दूंगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या मैं हाइफन का इस्तेमाल कर दूंगा उसको एक्सप्लेन करने। अ क्यूब शेप पैटर्न विद वाइट क्या होगा? सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हमने बॉक्स को किसके साथ डिफाइन किया या किसके साथ एक्सप्लेन किया? क्या होगा? अ क्यूब शेप कार्टन विद सील के साथ। तो इस तरह से हम इसको नाउन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा आई मेट अ पर्सन। अब मैंने पर्सन को डिफाइन करना है या उसको एक्सप्लेन करना है, तो क्या होगा? अ नाइस लुकिंग प्रोफेसर। तो इस तरह से हमने किसी नाउन को में हाइफन का इस्तेमाल जो है ना तीन जगहों पे करते हैं। प्रीफिक्स बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, और इसके अलावा हम किसी नाउन को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए बयान करते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देनी हो तो हम यूज करेंगे, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी हो तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और क्या होगा? हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट डैश को कहते हैं। जी, आज यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी असेसमेंट आज थोड़ी सी वो लंबी है और मुश्किल है, वो आपने करनी है। और कल आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। यू हैव टू डू इट, चैप्टर नंबर 2। उसमें वो आपको पंक्चुएशन भी इस दफा आएगी। पंक्चुएशन आपको जो है वो आपका वो दूंगा जो आपको अभी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, फेमिलियर हो चुके हैं। पंक्चुएशन को कैसे आपने पुट करना है, कौन सी पंक्चुएशन कहाँ पे आएगी, तो आपने उसको यूज करते हुए आपने वो ट्राई करने हैं पंक्चुएशन। क्योंकि another element, it is a part of your MCAT as well as your 5 marks from the final exams. जी, अभी आपके तरफ से कुछ सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज द मीटिंग विल एंड। और कल टेस्ट होगा और इंशाल्लाह परसों फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्लास होगी।
जी एनी अदर For क्वेश्चन? heaven's sake, ये हम जैसे for कहते हैं heaven's अल्लाह, sake इसके हाँ जी बेटा, वो है हेवन से जैसे नहीं हम अल्लाह आपका भला करे, खुदा के लिए, जैसे नहीं हम कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, खुदा वास्ते यार जान दे, तो सिमिलरली उसी का इक्विवेलेंट है क्या होगा, फॉर हेवन से खुदा के लिए कोरा। ठीक है जी। और इसके अलावा जी एनी अदर क्वेश्चन? छुट्टी